हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपके अपने इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की, जो आपकी पूर्वी बुक है, उसके यूनिट 1 फेबल्स एंड फोकटेल्स का जो फर्स्ट लेसन है, अ बॉटल ऑफ ड्यू, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2। अब इस लेसन के जो ये आपका बॉटल ऑफ ड्यू का जो आपका लेसन है, इसमें हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर लिया है, वो वीडियो मैं आपको रेडी करके दे चुकी हूँ। देन हमने अलग से एक वीडियो में इस लेसन की समरी कर ली है, एंड देन हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 कर लिया है। बिकॉज इट वाज अ वेरी लेंथी वीडियो, इसलिए हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 आप देखना बिल्कुल मत भूलेगा, एंड देन कॉन्टिन्यूएशन में पार्ट 2 हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 2। लेट अस लिसन। You will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation. As you listen, number the events in the correct order in which they happen. Write the number in the box beside each event. Refer to page 36 for transcript. अब ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वर्ड ट्रांसक्रिप्ट का मतलब बताना चाहती हूँ। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? अ रिटन पीस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का कुछ रिटन मैटर, लिखित में दी गई कोई चीज़ जो होती है, उसे हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। वैसे तो आपने पूरा चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू पढ़ लिया है, चैप्टर ख़त्म हो गया। अब चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्या हुआ होगा या क्या हो सकता था या और क्या सिचुएशन बन सकती थी, वो अलग से लिखी जाती है ट्रांसक्रिप्ट में। तो जब आप पेज नंबर 36 देखेंगे अपनी बुक का, तो वहाँ पर आपको हेडिंग मिलेगी अ बॉटल ऑफ ड्यू और 1-2 पैराग्राफ्स लिखे हुए मिलेंगे। वो इस चैप्टर का ट्रांसक्रिप्ट है, यानी आगे क्या हुआ होगा, मधुमती ने आगे क्या किया होगा, वो होगा इसका ट्रांसक्रिप्ट। अब आपको पेजेस टर्न करने अपनी बुक के, पूर्वी बुक के, एंड पेज नंबर 36 पर जाना है और वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट पहले पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी कि इसमें क्या है ना आपको क्या करना है। Let's all of us read the transcript. ये आपका ट्रांसक्रिप्ट है जो पेज नंबर 36 ऑफ योर बुक पर गिवन है। तो सबसे पहले ये अ बॉटल ऑफ ड्यू का ट्रांसक्रिप्ट रीड करते हैं। आगे और अलग अलग पोएम्स एंड लेसन्स के ट्रांसक्रिप्ट्स गिवन हैं, वो हम उन चैप्टर्स के साथ करेंगे। ओके, लेट्स रीड द ट्रांसक्रिप्ट। मधुमती इज वेरी हैप्पी as she has many big bags of bananas. Firstly, she visits her mother and gives her 24 bananas. Secondly, she goes to the market to sell the bananas. Next, she meets her old friend Kalavati in the market. Then, she gives Kalavati 12 bananas. Later, she decides to go home as she has sold most of the bananas. After that, on the way home, she meets a little boy who is hungry and gives him 2 bananas. Lastly, she goes to her neighbor's house and gives them a bunch of bananas. She has a smile on her face and she goes home. अब स्टोरी हमने पढ़ ली, पूरी कंप्लीट हो गई। स्टोरी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने ये ट्रांसक्रिप्ट एक रिटन पीस दिया है कि क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर मधुमती के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि अब वो लोग बहुत पैसे वाले हो गए हैं, गोल्ड कॉइन्स कमा लिए उन्होंने। तो मधुमती इज़ वेरी हैप्पी, मधुमती बहुत खुश है कि अब उनकी एक बनाना प्लांटेशन है, वो लोग पैसे कमाते हैं बनाना फ्रूट्स को बेच के, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। अपनी लाइफ में वो शी इज़ कंटेंट, सेटिस्फाइड है कि चलो संतुष्ट है कि ठीक है, सब अच्छा है। अब मधुमती के पास क्या है? बिग बैग ऑफ बनानाज। अब मधुमती की तो बहुत बड़ा प्लांटेशन है, उसके हस्बैंड का, दोनों मिलके करते हैं। अब उसके पास एक बड़ा सा बैग है जिसमें बहुत सारे बनानाज है। फर्स्टली, इस बनाना बैग का जो पूरे बनाना से भरे हुए हैं, उससे ये क्या क्या करती है? तो फर्स्टली सबसे पहले वो क्या करती है, अपनी मदर, अपनी माँ के घर जाती है एंड गिव्स हर 2 बनानाज, और उसको 2 बनानाज देती है। अभी 2 क्या है? सबसे पहले तो हम ये वर्ड डजन का मतलब समझते हैं। डजन का मतलब होता है 12। इस वर्ड डजन का मतलब ही क्या होता है? 12। अगर हम, और इसको हिंदी में कहते हैं दर्जन, इस तरीके से। ओके,
तो अगर मैं किसी फ्रूट शॉप पर जाती हूँ और वहाँ पे जो भैया बैठे हैं, फ्रूट सेलर बैठा है, उसको मैं बोलती हूँ भैया 1 दर्जन केले दे दो, तो 1 दर्जन केले का मतलब ये होता है कि मैं 12 केले 12 बनानाज मांग रही हूँ उनसे। अगर मैं उनसे बोल दूँ भैया 2 डजन बनानाज दे दो, यानी कि 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24, यानी मैं कितने बनानाज मांग रही हूँ? 24। यस। अगर मैं बोल दूं भैया 3 दर्जन बनाना दे दो, 3 दर्जन, तो दर्जन मतलब 12 और इंटू 3 कर दूं मैं, तो 12 3 जा कितना होता है? अगर हम 12 3 जा करके देखें, 3 2 जा 6, 36। तो कितने मांग रही हूँ मैं उनसे? 36 बनानाज मतलब मैं उनसे मांग रही हूँ। तो दर्जन मतलब 12, 2 दर्जन मतलब 12 इंटू 2 24, 3 दर्जन मतलब 12 इंटू 3 36, 4 दर्जन मतलब 12 इंटू 4, 5 दर्जन मतलब 12 इंटू 5। तो दर्जन के साथ इंटू करते जाओ जितने आपको चाहिए। तो यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी मॉम के घर जाती है और अपनी मॉम को 2 डजन बनानास गिफ्ट करती है। तो 2 डजन, डजन मतलब 12 एंड 2 यानी 12 इंटू 2 24, तो 2 डजन बनानास यानी 24 बनानास वो अपनी मॉम को देती है। कौन? मधुमती। सेकेंडली फिर वो क्या करती है? फर्स्ट पहले तो उसने क्या, दूसरी चीज उसने क्या करी, वो मार्केट जाती है और कुछ बनानास वहां पर सेल यानी बेच कर आती है। ठीक है। फिर क्या करती है नेक्स्ट? शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड, मतलब मार्केट में ही, बाजार में वो अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलती है जिसका नाम होता है कलावती, और वहां पर वो कलावती को बनानास गिफ्ट करती है। कितने? अ डजन। डजन के साथ क्या लगा है? अ। क्या लिखा है? अ डजन। तो अ डजन का मतलब 1 डजन, 1 दर्जन, यानी सिंपल 12 बनानास की ही बात कर रही है वो। तो अ डजन का मतलब होता है 12। ओके। तो कलावती को वो अ डजन यानी 12 बनानास देती है। लेटर, और थोड़ी देर बाद वो ये डिसाइड करती है कि वो घर जाएगी, क्योंकि अब उसने काफ़ी सारे बनानास मार्केट में बेच दिए हैं, किसी को गिफ्ट दे दिए, अपनी मम्मी को, फ्रेंड को, सबको दे दिए, तो अब वो घर जाएगी। उसके बाद जब वो घर जाती है, रास्ते में होती है, ऑन द वे होम, यानी घर जाते वक्त रास्ते में वो एक छोटे से लड़के से मिलती है, छोटे बच्चे से मिलती है, हु इज़ हंग्री, जो बेचारा बहुत भूखा है। तो वो क्या करती है? उसको 2 बनानास दे देती है, 2 केले वो उस छोटे बच्चे को भी दे देती है। एंड लास्टली, सबसे आखिरी में, शी गोज टू हर नेबर्स हाउस। बिल्कुल अब घर पहुंच गई। नेबर कौन होते हैं? जो हमारे पड़ोसी, जो बिल्कुल घर के पास होते हैं। तो फाइनली घर पहुंच के वो सबसे पहले अपने नेबर के घर, अपने पड़ोसी के घर जाती है एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनानास। उनको अ बंच ऑफ बनानास देती है। अ बंच मतलब केलों का एक गुच्छा। तो बंच में कितने बनानास आते हैं? 6 बनानास आते हैं। जब भी बंच की बात होए तो 6 बनानास मानते हैं हम मैथ्स में। अब बंच में तो 3 बनानास भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन हम 6 बनानास हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। डजन तो 12 होते हैं, बंच मतलब एक पूरा गुच्छा। तो हमने उसने अपने नेबर को 6 बनानास यानी कि बंच ऑफ बनानास दे दिए। शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एंड शी गोज होम। एंड फाइनली उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट, एक बड़ी स्माइल है। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है, खुश है, क्योंकि उसने मार्केट में बेच लिए कुछ बनानास, पैसे भी कमा लिए, एक छोटे भूखे बच्चे की मदद करी उसने, खुश है। एक वो पुरानी फ्रेंड से मिली, उसको कुछ बनानास दे दिए। फिर वो अपनी मदर के घर गई, वहाँ अपनी मॉम को उसने कुछ बनानास दिए, पड़ोसियों के साथ भी उसने शेयर किए। नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी, और वो अपने घर एक बड़ी सी स्माइल लेकर चली जाती है। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू। अब हम रीड करते हैं वो क्वेश्चन जो अभी अभी हमने पढ़ा था। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ ये कह रहे हैं वो लोग कि अब आप सुनेंगे कि मधुमती क्या करती है बनानास के साथ। नाउ यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज with the bananas in her plantation. As you listen, number the events in the correct order in which they happen. Write the number in the box beside each event. बोला जा रहा है कि अब आप सुनेंगे कि मधुमती क्या करती है उन बनानास के साथ जो उसको अपने प्लांटेशन से मिलते हैं। तो अभी हमने सुन लिया, यानी कि अभी हमने ये पूरा रीड कर लिया कि मधुमती ने क्या किया। यस, उसके बाद अब यहाँ पर अलग अलग सेंटेंसेस गिवन है, इसी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है ये सारे सेंटेंसेस कि मधुमती ने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी इवेंट्स हुए हैं, वो जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जैसे वो हुई हैं, आपको करेक्ट सीरियल ऑर्डर में करनी है। यहाँ पर एक बॉक्स गिवन है, इस तरीके से आपको सही नंबर डाल के लिखना है
सीक्वेंस में कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी, कौन सी चीज़ बाद में हुई थी। तो सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे। तो लेट्स रीड फर्स्ट सेंटेंस। गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज हंग्री। यानी वो देती है 2 बनानास एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे लड़के को जो भूखा है। तो पहले ही उसने ऐसा कर दिया था क्या? नहीं, वो सबसे पहले अपनी मॉम के घर गई थी और उनको क्या दिया था उसने? 2 डजन बनानास यानी 24 केले दिए थे। तो सबसे पहले ये चीज़ तो नहीं हुई थी। मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट। क्या दूसरी चीज़ ये हुई थी क्या कि वो कलावती से अपनी फ्रेंड से मार्केट में मिली और उसने उसको वहाँ पर बनाना दिया? नहीं, दूसरी चीज़ ये हुई थी कि वो क्या करती है, मार्केट जाती है बनाना बेचने। ठीक है। थर्ड, विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना। तो ये तो पहली चीज़ हुई थी क्योंकि सबसे पहले वो अपनी मॉम के घर गई थी। चूजेस टू गो होम एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट। फिर उसने डिसाइड करा कि चलो मैं घर चली जाती हूँ, काफ़ी सारे बनानास बेच दिए, थोड़े से बचे तो घर चली जाती हूँ। तो ये तो सबसे लास्ट सेकंड हुआ था क्योंकि इसके बाद भी वो क्या करती है, वो नेबर के घर जाती है। तो ये तो लास्ट सेकंड नंबर आएगा। विजिट्स हर नेबर एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनानास। तो ये आपका लास्ट आएगा ये वाला नंबर लास्ट आएगा जब वो नेबर को बनानास जाके गिफ्ट करती है। गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड। 12 केले देती है अपनी फ्रेंड को। तो ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये थर्ड नंबर पे हुआ था जब वो कलावती को मार्केट में मिली थी और 12 उसने बनानास दिए थे। यस। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, गोज टू द मार्केट टू सेल द बनाना। और आखिरी में वो बनाना बेचने मार्केट में जाती है। तो ये लास्ट में नहीं हुआ था, ये कहीं बीच में हुआ था। तो चलिए इनका करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस में देखते हैं कि क्या इसके करेक्ट आंसर्स हैं। ये पूरे सेंटेंसेज हैं। यस। अब इसका करेक्ट ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे पहले शी विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास। सबसे पहले ये हुआ था, नंबर 1 इस पर डाल देंगे। फिर नंबर 2 डालेंगे यहाँ पे, गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास। फिर वो मार्केट जाती है बनाना बेचने, तो इसको हम दे देंगे नंबर 2। ठीक। फिर होता है शी मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट। फिर वो अपनी फ्रेंड मार्केट में, अपनी फ्रेंड कलावती से मार्केट में पहले मिलती है, फिर उसको बनानास देती है। यहाँ पर लिखा हुआ है गिफ्ट्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड। तो पहले ही अपनी फ्रेंड को बनाना नहीं दे देती है, पहले वो मिलती है अपनी फ्रेंड कलावती से, नंबर 3, और फिर उसको 12 बनानास देती है अपनी फ्रेंड को। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर 4। फिर क्या होता है, फिर वो बोलती है कि चलो भाई अब थोड़े से ही बनानास बचे, चलो भाई अब मैं होम, अपने घर जाती हूँ। तो उसने जो डिसाइड किया कि चलो घर जाती हूँ, फिर इसके बाद ही डिसाइड किया, तो यहाँ पे आएगा आपका नंबर 5। एंड देन उसके बाद रास्ते में घर जाते वक्त उसको एक बॉय मिलता है जो कि बहुत हंग्री, भूखा छोटा बच्चा होता है, तो वो उसको 2 बनानास देती है। तो ये आता है आपका नंबर 6 पे। एंड लास्ट में वो अपने घर जब पहुंचती है तो नेबर यानी जो पड़ोसी हैं उनके घर जाती है और उनको भी बंच ऑफ बनानास यानी एक गुच्छा बनानास का उनको भी गिफ्ट करती है। तो ये आएगा आपका नंबर 7। तो आपका सीक्वेंस क्या बना? 6 3 1 5 7 4 2। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है उस पूरी स्टोरी का, उस पूरे ट्रांसक्रिप्ट का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है और ये वर्ड्स आपकी स्टोरी में से ही हैं। तो पहले रीड करते हैं। सेज, सेज मतलब साधु। यस, इस चैप्टर में, इस लेसन में कौन साधु थे? साधु महीपति। ओके। प्रॉमिसिंग, जब आप किसी से प्रॉमिस करते हो, किसी चीज़ का वादा करते हो। विजडम, विजडम मतलब समझदारी, जब आप समझदारी की और एक समझदार इंसान होने की बातें करते हो, दैट मीन्स आप विजडम शो कर रहे हो। ट्रीज यानी पेड़, बहुत सारे पेड़। सरप्राइज, जब आप बहुत सरप्राइज हो जाते हो, शॉक्ड हो जाते हो, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको पता नहीं था और अचानक से पता चला, आप सरप्राइज हो जाते हो। ओके। ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस इन देम बट द साउंड ऑफ लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम। अब अगर आप ये सारे वर्ड्स देखेंगे तो इसमें इन लोगों ने एस वर्ड को हर वर्ड में क्या किया हुआ है? हाईलाइट किया हुआ है। ओके। अब कह रहे हैं कि सारे ही वर्ड्स में कहीं ना कहीं लेटर एस आ रहा है, लेकिन हर वर्ड में हर वर्ड जब हम पढ़ते हैं और जहाँ जहाँ एस का साउंड आ रहा है, एस का साउंड हमेशा सेम नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सेज तो स, यहाँ पे प्रॉपर एस का साउंड आ रहा है। अगर मैं बोलूँ प्रॉमिसिंग, यहाँ भी स यानी एस का साउंड आ रहा है। अगर मैं बोलूँ विजडम तो मैं विस्डम नहीं कह रही हूँ, मैं विजडम कह रही हूँ, थोड़ा सा जेड का साउंड आ रहा है। यस,
तो यहाँ पे थोड़ा सा जेड का साउंड आ रहा है, इधर तो एस का ही साउंड आ रहा है। फिर ट्रीज, ट्रीज कह रही हूँ क्या, ट्रीज नहीं कह रही मैं कह रही हूँ ट्रीज, तो यहाँ पे एस का साउंड क्या आ रहा है, ज, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जेड। सरप्राइज, अब सरप्राइज का जो फर्स्ट एस है वो तो स का साउंड आ रहा है, तो मैंने लिख दिया एस, सरप्राइज। तो लास्ट में का लास्ट वाला जो ये एस है, सेकंड वाला जो एस है, यहाँ पे ज का साउंड आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जेड। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भले लेटर एस है, हर वर्ड में एस का जो साउंड है वो डिफरेंट है, कहीं स आ रहा है, कहीं पे ज आ रहा है। इन सेज एंड प्रोमिसिंग द लेटर एस हैज अ एस साउंड। सेज और प्रोमिसिंग में यहाँ पे एस का जो साउंड है वो स का साउंड है, ये मैंने अभी आपको बताया। इन विजडम द लेटर एस हैज जेड साउंड, विजडम वर्ड में लेटर एस का जेड साउंड है, ये भी अभी मैंने आपको बताया। इन ट्रीज द लेटर एस हैज अ जेड साउंड, अगेन ट्रीज वर्ड में भी जो एस लेटर है उसका जेड का साउंड है, जो मैंने आपको बताया। इन सरप्राइज द फर्स्ट लेटर एस हैज एस साउंड एंड द सेकेंड लेटर हैज अ जेड साउंड, ये भी मैंने आपको बताया कि सरप्राइज वर्ड में जो पहला एस है वहाँ पे पहले एस का साउंड स है और दूसरे एस का साउंड ज है। हिंदी में अगर एस का साउंड बोले तो स का साउंड और जेड का साउंड बोले तो ज का साउंड, ओके, इस तरीके से ज लिखते हैं। फाइन, तो अलग अलग वर्ड्स में एस का साउंड अलग अलग होता है, ये अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। आगे देखते हैं। नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली along with your teacher and classmates. Your teacher will now say some words. Listen carefully to the sound of S. Write the sound next to the word. अब यहाँ पर इन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, इन सभी वर्ड्स में कहीं ना कहीं एस लेटर जरूर है। अब हर वर्ड में एस लेटर का क्या साउंड है, क्या वो स का साउंड है या क्या वो ज का साउंड है, ये आपको बताना है कि स का साउंड है कि ज का साउंड है, ओके, ये आपको बताना है। पहले तो वर्ड्स देखते हैं। बेड्स यानी बहुत सारे बिस्तर, सैंड यानी रेत, क्लोथ्स यानी बहुत सारे कपड़े, सी यानी समुद्र, वॉज यानी जब हम कोई चीज़ पास्ट यानी पहले की बात करते हैं उस टाइम पे हम वॉज यूज़ करते हैं, जैसे आई वॉज इन क्लास 9th इन ईयर 2004, ओके, तो 2004 में मैं 9th क्लास में थी, तो ये पास्ट की बात कर रही हूँ। कीज़ यानी चाबियाँ, बैग्स यानी बैग्स हम सबको पता है बस्ते, नोज यानी योर नोज अ बॉडी पार्ट, ओके। अब रीड करते हैं और साउंड समझते हैं। बेड्स, बेड्स कह रही हूँ क्या मैं, नो, क्या है बेड्स, तो यहाँ पे साउंड क्या है, स का कि ज का, ज यानी जेड, ओके। पहले तो सब जगह एस अंडरलाइन कर देते हैं कि कहाँ का एस है, उसके बाद रीड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड सैंड, जैंड कह रही हूँ क्या, नो, मैं कह रही हूँ सैंड, स का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एस, ओके। नेक्स्ट वर्ड है क्लोथ्स, क्लोथ्स कह रही हूँ क्या, क्लोथ्स नहीं होता, क्लोथ्स, जेड का साउंड है इसलिए मैंने लिख दिया जेड। नेक्स्ट है सी, जी तो नहीं कह रही, सी कह रही हूँ, तो स का साउंड है यानी कि एस। वॉज, ज का साउंड आ रहा है तो जेड। कीज, ज का साउंड आ रहा है यानी जेड। बैग्स, अगेन बैग्स नहीं है बैग्स, ज का साउंड आ रहा है यानी कि जेड। एंड नोज, नोस नहीं बोलते हैं, दिस इज माई नोस, नो, दिस इज माई नोज, ज, अगेन जेड का साउंड आ रहा है, ओके। नाउ लेट्स चेक द आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है बेड्स में जेड का साउंड आ रहा है, ठीक है, हमारा सही है। क्लोथ्स में एस का साउंड आ रहा है, नहीं, यहाँ बताया गया है क्लोथ्स में एस का साउंड आ रहा है, क्लोथ्स स, तो यहाँ पे हमारा एरर है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। क्लोथ्स में उन्होंने कहा है कि एस का साउंड है। वॉज, जेड, यस, ये हमारा सही है, ओके। बैग्स, यस, जेड का साउंड आ रहा है, सही है। सैंड में एस का साउंड आ रहा है, अगेन हमने भी वही चीज़ बोली है। सी में एस का साउंड आ रहा है, यस, करेक्ट। कीज में जेड का साउंड आ रहा है, यस, एंड नोज में भी जेड का साउंड आ रहा है। तो बस एक ही चीज़ हमें देखनी है यहाँ पे, क्लोथ्स, तो यस, ये आप लोगों के साथ आज मैंने भी एक न्यू चीज़ सीखी कि क्लोथ्स नहीं होता, क्लोथ्स, एस का ही साउंड, स ही साउंड आ रहा है, ज साउंड नहीं आ रहा है। तो दिस इज योर, दीज आर योर आंसर्स।
आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर. यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन आपको रीड करना है, समझना है और अपने पार्टनर के साथ आपको इसको शेयर करना है. ठीक है, लेट्स रीड इट फर्स्ट. व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू? आपके मुताबिक हार्ड वर्क का मतलब क्या है? यानी आपको हार्ड वर्क यानी मेहनत का मतलब बताना है कि मेहनत का मतलब आपके मुताबिक क्या होता है. तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम? इट मीन्स, उन्होंने आपको आंसर की स्टार्टिंग करना बताइए कि अगर आप आंसर डिस्कस करेंगे या अपना आंसर किसी को बताएंगे तो आंसर की स्टार्टिंग यानी शुरुआत कैसे करेंगे. तो आप लिख सकते हैं इट मीन्स, जो भी आपका आंसर हो, या इट इज समथिंग दैट, या फिर जो भी आपका आंसर हो, वेल यू सी, और फिर अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं. व्हाट आई मीन इज दैट हार्ड वर्क इज, जो भी कुछ भी. तो ये उन्होंने आपको स्टार्टिंग बताई है हर क्वेश्चन के आंसर की. नेक्स्ट, गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट. अब आपको 3 रीजन, 3 वजह बतानी है कि आपको क्यों लगता है कि हार्ड वर्क करना, मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है. तो अब जब आपसे वो पूछ लें कभी भी 2 रीजंस बताओ, 3 रीजंस बताओ या 4 रीजंस बताओ, तो तब इस तरीके के आंसर्स की आप शुरुआत कैसे करेंगे? तो 3 रीजंस बोलें तो आप लिखेंगे फर्स्टली आई फील. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हार्डवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज, और अपना रीजन देंगे. सेकेंडली आई थिंक, फिर सेकेंड रीजन जो उसके लिए मुझे लगता है कि हार्डवर्क करना इंपॉर्टेंट है वो सिंस यानी क्योंकि, एंड आप आगे लिखेंगे अपना रीजन. लास्टली, अब आप थर्डली नहीं लिखेंगे, अब आप लास्टली लिखेंगे क्योंकि थर्ड पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट कहलाया. तो लास्टली आई बिलीव, आखिरी में मैं ये यकीन करती हूँ कि हार्डवर्क करने का जो रीज़न इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और फिर अपना आप रीज़न देंगे. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. यहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग करना, आंसर की शुरुआत करना सिखाया जा रहा है. इस तरीके से आप दूसरे क्वेश्चंस में भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं. शेयर 3 आइडियाज़ यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड. अब आपको 3 अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि हाँ, इस इंसान को हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, इस इंसान को मेहनत करने की ज़रूरत है, और मुझे अपने 3 आइडियाज़ इस इंसान को देने हैं कि कैसे आपको हार्डवर्क करना चाहिए. यस, तो वो 3 आइडियाज़ अगर आप आंसर दोगे 3 आइडियाज़ में तो कैसे दोगे? तो टू बिगिन विथ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, अगर मैं शुरुआत करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हार्डवर्क करो, और जो भी सो एंड सो आपका रीज़न है. नेक्स्ट, अब 3 रीजंस पूछे ना उन्होंने, 3 आइडियाज़ पूछे, तो फर्स्ट बिगिन कर दिया, फिर नेक्स्ट यू कुड, नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि ऐसा ऐसा ऐसा, फाइनली या लास्टली आई थिंक यू शुड, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए हार्डवर्क करने के लिए. तो इस तरीके से जब रीजंस पूछें तो आप लिख सकते हो फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, यस. या 3 आइडियाज़ अगर पूछें तो टू बिगिन विथ, शुरुआत करने के लिए, नेक्स्ट आप ये कर सकते हो, एंड फाइनली या लास्टली आप ये करो. इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो और इन कीवर्ड्स को यूज़ करके अपने आंसर को और इन्हांस कर सकते हो, यानी अच्छा बना सकते हो. अगर ये जो 3 क्वेश्चंस हमने पढ़े, अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स होते तो कैसे होते? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट डज हार्डवर्क मीन टू यू? हार्डवर्क आपके लिए क्या मतलब देता है, क्या है आपके लिए हार्डवर्क का मतलब? तो हार्डवर्क हेल्प्स यू अर्न रिसोर्सेज टू फुलफिल योर ड्रीम्स. अब स्टार्टिंग ऐसे दी हुई है तो स्टार्टिंग भी हम ऐसे ही करेंगे. इट, ये मैं कट करके आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने नॉर्मल आंसर लिखा है और हमें इस तरीके से स्टार्टिंग करनी है जो अभी हमको पीछे हिंट दिए. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट यू अर्न रिसोर्सेज टू फिल योर ड्रीम्स, कि आप कुछ रिसोर्सेज, कुछ चीज़ें कमा रहे हो अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए. हार्डवर्क क्या है? हार्डवर्क वो रिसोर्सेज है जिनको आप पूरा करते हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? गिव 3 रीजंस यू थिंक हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट. अब आपको 3 रीजन बताने हैं कि हार्डवर्क इंपॉर्टेंट क्यों है. तो हार्डवर्क, वर्किंग हार्ड इंश्योर्स दैट यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम. ठीक है, तो आप लिख सकते हो फर्स्टली, working hard ensures that you make the best use of time.
कि आपने हार्डवर्क किया, तो आप ये इंश्योर कर सकते हो, आप मेक श्योर कर सकते हो, लोगों को प्रूव करके बता सकते हो कि हाँ भाई मैंने अपने समय का, अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया, विच वुड पास एनीवे, जो पास होगा ऑब्वियसली। जो टाइम फालतू निकल जाता उसमें आपने टाइम पास नहीं किया, आपने उसका सही इस्तेमाल किया। इवन इफ यू वर सेट आइडल, अगर आप आइडल यानी खाली भी बैठे थे तो आपने कुछ ना कुछ हार्डवर्क किया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 रीजंस बताने थे। तो पहला ये है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया। दूसरी चीज़, हार्डवर्क आप क्यों करते हो? अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, सेकेंडली टू फुलफिल माई ड्रीम्स, lastly to become successful in life। ठीक है, तो जो उन्होंने हमको स्टार्टिंग सिखाई थी वो स्टार्टिंग यूज करके कि पहला हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, हम आइडल यानी फालतू बैठे हुए थे लेकिन उस फालतू टाइम को भी हमने मेहनत करके यूज़ किया। सेकेंडली, अपने ड्रीम्स हम फुलफिल कर सकते हैं। और लास्टली, हमें अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको अपने 3 आइडियाज शेयर करने, जिनको आप शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। अब आप किसी ऐसे इंसान को 3 आइडियाज दे रहे हो जिसको हार्डवर्क करना जरूरी है। तो अब यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, टू बिगिन विथ, कैसे लिखोगे आंसर? टू बिगिन विथ यू शुड वेक अप अर्ली। आपने पहला उनको आइडिया क्या दिया? यू शुड वेक अप अर्ली, कि आप अगर जल्दी उठोगे सुबह को तो आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा। यस, आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा। पहला आइडिया आपने क्या दिया कि यू शुड वेक अप अर्ली, ताकि आप जल्दी उठोगे तो पूरा दिन आपको मिलेगा काम करने के लिए, बहुत सारा समय मिलेगा जिसको आप यूज कर सकते हो। सेकंड, उन्होंने क्या बोला था? नेक्स्ट यू कुड, तो हम ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट यू कुड टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो कि बीच बीच में आप शॉर्ट ब्रेक ले लो। ऐसा नहीं कि पूरे दिन हार्डवर्क मेहनत करे जा रहे हो, ऐसा नहीं करो। नेक्स्ट आप बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हो। भाई 2 घंटे आपने बहुत मेहनत करी, 15 मिनट का ब्रेक लिया, यस, इस तरीके से। एंड फाइनली लास्ट में आप क्या लिखोगे? क्योंकि 3 रीजंस देने ना, तो लास्ट रीजन को हम फाइनली या लास्टली लिख सकते हैं। फाइनली डू एक्सरसाइज, फाइनली मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज, मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी रहते हो। जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको और बेटर कर सकते हो। आपका मेंटल सिनेरियो बैलेंस रहता है, यानी आपका दिमाग काम एंड पीस में रहता है, सुकून में रहता है। तो आप जो सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो सब करने में आपको मदद मिलेगी। तो यस, इस तरीके से आंसर्स यूज़ करके, वर्ड्स यूज़ करके आप अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हो। जिनको ये आंसर्स लिखने हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन का। मैं 2-3 सेकेंड्स के लिए साइड हो जाती हूँ, सो दैट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें एंड ये आंसर्स आपके पास रहें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अस राइट। तो यहाँ पे हमारा न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Work in pairs to complete the description of a banana. You may take the help of the words given in brackets. Share your answers with your classmates and teacher. तो अब आपको क्या करना है? आपको क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर्स में यानी जोड़े में, पार्टनर्स के साथ काम करना है। और यहाँ पर एक बनाना गिवन है, आपको बनाना का इस डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करना है। अब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं, मतलब उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं कि वो चीज़ कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल बनाना, तो बनाना का कलर क्या है, सॉफ्ट होता है कि हार्ड होता है, टेस्ट में कैसा होता है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं इस पर्टिकुलर फ्रूट के। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं यानी उसका आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर बनाना गिवन है और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर्स में काम करना है और इस बनाना का डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करना है।
यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स गिवन है, कुछ हिंट्स गिवन है, इनको पढ़ के आप इन वर्ड्स की, इन हिंट्स की, क्लूज की मदद ले सकते हैं और फिर आपको अपने जो आंसर्स है अपने अलग दूसरे क्लासमेट्स और अपनी टीचर के साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ये हिंट्स पढ़ते हैं। व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना, जब मुझे बनाना खाना अच्छा लगता है, मतलब मुझे बनाना खाना कब अच्छा लगता है? एट ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेक या आफ्टर स्कूल, सुबह नाश्ते में या स्कूल में ब्रेक के दौरान या स्कूल के बाद। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और इस हिंट को यूज़ करके अपना एक सेंटेंस आगे बना सकते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट। अब इसका टेस्ट क्या है? स्वीट मीठा है, सावर यानी खट्टा है, सॉल्टी यानी कि नमकीन है, बिटर यानी कि कड़वा है, क्रीमी टेक्सचर यानी जैसा मेयोनीज का टेस्ट होता है वैसा है, स्पाइसी यानी मिर्ची वाला है। तो हम सबको पता है बनाना है स्वीट इन टेस्ट। ये बन गया हमारा एक और सेंटेंस। नेक्स्ट, कलर ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट। अब ये फ्रूट आप डायरेक्ट नहीं खाते हो, इसको पील करते हो यानी कि आप छीलते हो। यस, तो जो आउटर कवरिंग है उसका कलर क्या है? तो आउटर कवरिंग का कलर क्या है? ग्रीन होता है, येलो होता है, व्हाइट होता है, ब्राउन होता है कि ब्लैक होता है? ऑब्वियसली वी ऑल नो कि बनाना बाहर से येलो कलर का होता है और अंदर से व्हाइट कलर का। तो वी विल टिक मार्क ऑन द कलर ऑन द वर्ड येलो। नेक्स्ट, स्मेल। इस फ्रूट की स्मेल कैसी होती है? फ्रूटी स्मेल यानी जिसमें से बहुत फ्रूट की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। जैसे ऑरेंज एक फ्रूटी स्मेल है। आप ऑरेंज दूर से ही पड़ा रहेगा तो आपको खुशबू आ जाएगी कि यहाँ पे ऑरेंजेस पड़े। तो बनाना की क्या फ्रूटी स्मेल है? आई डोंट थिंक सो। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है क्या? नहीं। बैड है क्या? नहीं। स्वीट या फ्रेश, या हम कह सकते हैं कि फ्रेश स्मेल है, फ्रेश बनानास पड़े। नेक्स्ट, हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच। आउटर कवरिंग यानी जो उसका छिलका है, जो पील है, उसको जब आप टच करोगे तो टच करने पर कैसा फील होता है? सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, सिल्की, रफ की स्टिकी यानी चिपचिपा वाला। तो हमको पता है कि नॉर्मल होता है, नॉर्मल रफ तो नहीं होता, खुरदुरा तो नहीं होता, बट इट फील्स सॉफ्ट ऑन टचिंग। नेक्स्ट, हेल्दी बिकॉज। अब ऑब्वियसली बनाना एक हेल्दी फ्रूट है, सेहत बनाता है। तो ये फ्रूट हेल्दी क्यों है? गिव्स एनर्जी, हमको ताकत देता है। रिच इन विटामिन्स, विटामिन्स में बहुत भरपूर है। स्टोर्स फैट, हमारी बॉडी में फैट नाम का जो ये है, फैट को स्टोर करता है यानी इकट्ठा करता है। फिलिंग है, यानी फिलिंग का मतलब आपने एक बनाना खा लिया तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट फुल हो गया है, फिर और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। यानी बनाना खा लिया तो आपको लगेगा टमी फुल। तो क्या फिलिंग फ्रूट है? या गुड फॉर स्किन, कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी आपको रीज़न लगता है, या इसमें से 2-3 रीजंस भी लगते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो अभी हमने सारे बनाना के बारे में हिंट्स पढ़ ली हैं। अब आपको क्या करना है? नाउ use the information given in the picture to write 8 sentences about a banana. Share your responses with your classmates and teacher. अभी हमने जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ी बनाना के बारे में, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपको 8 सेंटेंसेस बनाने हैं। कितने? 8। और फिर 8 सेंटेंसेस आपको किसके साथ शेयर करने? अपने क्लासमेट्स के साथ और अपनी टीचर के साथ। चलिए 8 सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या बनाया हमने? अ बनाना विद अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट। एक बनाना जिसको आपने बढ़िया एक गिलास दूध के साथ अगर आपने पिया है तो वो एक कंप्लीट डाइट है, यानी ये खाने के बाद आपको और किसी चीज़ की खाने की कुछ घंटों तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बोलेंगे मैम ये मिल्क वाला पॉइंट तो था ही नहीं उधर पीछे हिंट में। तो कुछ चीज़ें आपको अपनी यूज़ करनी है, कुछ हिंट से यूज़ करके मिक्स करके अपने आइडियाज़ खुद लगा के एक सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट, इट इज़ हेल्दी बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, स्ट्रेंथ, रिच इन विटामिन्स टू द ह्यूमन बॉडी। तो ये बहुत हेल्दी फ्रूट है क्योंकि ये हमको एनर्जी देता है, ताकत देता है और विटामिन्स में भरपूर है और एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, इट टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी। जब आप बनाना को खाते हो तो उसका टेस्ट स्वीट यानी मीठा होता है, एंड क्रीमी यानी जब आप इसको च्यू करते हो तो मुंह में थोड़ा चिपचिपा टप हो जाता है, तो क्रीमी टेस्ट आता है। नेक्स्ट, द आउटर कवरिंग इज येलो एंड फील्स सॉफ्ट एंड फुलसम। तो जो आउटर कवरिंग है, जो बाहर से छिलका है, वो येलो कलर का होता है एंड फील्स सॉफ्ट, टच करने पे सॉफ्ट फील होता है, एंड इज फुलसम यानी बनाना खा के आपको पेट फुल लगता है, बहुत घंटों तक कुछ दूसरी चीज़ खाने की ज़रूरत फील नहीं होती, फुल फील होता है इसको खा के।
इट्स स्मेल इज फ्रूटी एंड स्ट्रॉन्ग। इसका जो स्मेल है वो फ्रूटी है, यानी बनानास अगर पड़े रहेंगे तो आपको खुशबू आ जाएगी कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे बनानास पड़े हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होती है इसकी, क्योंकि अगर बनाना खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, तो उसकी स्मेल आ जाती है, पूरे किचन में फैलती है। यस। नेक्स्ट, इट इज द बेस्ट फूड फॉर गुड हेल्थ। आपको अपना हेल्थ, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया खाना फूड क्या है? बनाना। आई लाइक टू ईट बनानाज एट ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेक और आफ्टर स्कूल। तो बनाना एक ऐसा फ्रूट है कि जिसको आप किसी भी टाइम खा सकते हो। तो वो हम कहते हैं कि हमें बनाना खाना कब अच्छा लगता है? ब्रेकफास्ट, सुबह नाश्ते के टाइम, ड्यूरिंग ब्रेक, स्कूल में ब्रेक मिलता है, कभी छोटा ब्रेक मिल गया तो इंसान ने फटाफट बनाना खा लिया, और स्कूल के बाद भी खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो इस फ्रूट को। इट इज़ दस अ वेरी गुड फूड लाइक्ड बाय ऑल। और आखिरी में अंत में कहा जाए तो ये एक बहुत बढ़िया फ्रूट है, बहुत बढ़िया फ्रूट भी है, लाइक्ड बाय ऑल, सभी को पसंद आता है, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, ओल्ड पीपल को, सबको पसंद आता है। तो ये हमने बनाना पर 8 सेंटेंसेस यहाँ पर कंप्लीट अपने कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स एंड इनैक्टेड विद एक्सप्रेशंस प्रेजेंटेड इन द असेंबली ऑफ योर क्लासरूम। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपकी स्टोरी है जो अभी अभी हमने पढ़ी है जिसका नाम है बॉटल ऑफ ड्यू, अ बॉटल ऑफ ड्यू, इसके बेसिस पर आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है जिसमें डायलॉग्स हो। स्क्रिप्ट यानी कि बेसिकली आपको स्टोरी तो पता ही है कि अ बॉटल ऑफ ड्यू की स्टोरी कहानी क्या है, अब आपको इस पर एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। यूजुअली जब हम मूवीज़ देखते हैं तो जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायलॉग्स बोलते हैं, मुंह से कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनको हम कहते हैं डायलॉग्स। तो आपको इस स्टोरी को बस एक स्क्रिप्ट फॉर्म में रखना है कि स्क्रिप्ट जब होती है तो सीन 1 आ जाता है, सीन 2, सीन 3 की पहले सीन में कौन कौन रहेगा भाई? पहले सीन में आपका मधुमती रहेगी, उसका हस्बैंड रहेगा रामनाथ रहेगा। सीन 2 में कौन रहेगा? रामनाथ रहेगा। और कौन रहेगा? सेज महीपति रहेंगे। इस तरीके से आपको अलग अलग सीन्स बनाने, नाम लिखते जाना है और लिखना है वो डायलॉग्स जो वो पर्सन बोलेगा। अब आपको बोलना तो है नहीं, आपको यहाँ पर लिखकर बताना है। एंड बेसिकली लिखने के बाद आप अपनी क्लास में प्रेजेंट करिए, असेंबली में प्रेजेंट करिए, और एक्सप्रेशंस के साथ, एक्टिंग के साथ आप पूरी स्टोरी को, पूरी स्क्रिप्ट को इनैक्ट करिए, यानी एक्टिंग करिए। अब यहाँ पे तो हम एक्टिंग कर नहीं सकते, बेसिकली हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, द स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ बॉटल ऑफ ड्यू विद डायलॉग्स एंड एक्सप्रेशंस। तो ये जो पूरी स्क्रिप्ट है ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड है स्टोरी जिसका नाम है बॉटल ऑफ ड्यू। इसमें आपको डायलॉग्स बोलने हैं और आपको एक्सप्रेशंस बताने हैं। यानी जब आप डायलॉग भी बोलोगे तो आप एक्सप्रेशंस के साथ बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रामनाथ का हमने डायलॉग लिखा है, यू हैव चीटेड विथ मी, तो कैसे बोलेंगे? दिस इज चीटिंग, यू हैव चीटेड विथ मी। तो ये मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन में मैंने एंगर, गुस्सा दर्शाते हुए एक्सप्रेशन दिया है अपने डायलॉग में। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। जब हमें कोई स्क्रिप्ट लिखने को दी जाती है तो सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं। तो हमने लिख दिया टाइटल। टाइटल क्या है हमारा? अ बॉटल ऑफ ड्यू, यानी स्टोरी का नाम क्या है? अ बॉटल ऑफ ड्यू। अब कैरेक्टर्स यानी कौन कौन से किरदार इसमें रोल निभाएंगे, तो सबसे पहले था आपका रामनाथ, दूसरा मधुमती उसकी वाइफ, थर्ड सेज महीपति, और फोर्थ आता है आपका नरेटर। अब आप बोलेंगे मैम नरेटर नाम का तो कोई था ही नहीं स्टोरी में। तो भाई नरेटर वो होता है जो कहानी सुनाता है, जो बीच बीच में आपको ब्रेक देता है और बताता है कि अब ये होगा या अब वो ऐसा कर रहा था। तो नरेटर यानी कहानी सुनाने वाला। तो नरेटर के भी डायलॉग्स रहते हैं जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक, आगे देखते हैं। ये सब आपको पहले ही मेंशन करना पड़ेगा कि टाइटल क्या है, कैरेक्टर्स यानी किरदार कौन कौन से रहेंगे आपकी स्टोरी में, ये पहले से आपने मेंशन करना है। अब देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा सीन 1। अब सीन 1 में क्या लिखेंगे हम? उसकी हेडिंग रामनाथ्स होम, रामनाथ के घर का सीन है, यानी दिखाया जा रहा है कि रामनाथ का घर है और वहाँ का सीन चल रहा है। तो हमने लिख दिया रामनाथ्स होम। अब नरेटर, और ये आता है, हमने ब्रैकेट में लिखा है वॉइस ओवर। अगेन वॉइस ओवर क्या होता है? यानी नरेटर दिखता नहीं है, नरेटर कोई होता नहीं है कि जो सामने है, लेकिन उसकी सिर्फ पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आती है। कभी कभी हम कोई मूवीज़ देखते हैं और पीछे से हमें कोई वॉर चल रही होती है मूवी में और पीछे से फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन की वॉइस है,
कि 1997 में ये हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर ये राजा हुआ आया, वो रानी आई, इस टाइप से। तो जो पीछे से वॉइस है, जो वॉइस ओवर आ रहा है, वो किसका है? अमिताभ बच्चन का। तो मूवी में नरेटर कौन है? अमिताभ बच्चन। उसी तरीके से यहाँ पर कोई नरेटर तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया वॉइस ओवर की, सिर्फ पीछे से आवाज़ आएगी और उसके डायलॉग ये रहेंगे। Ramnath was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land, but he spent all his time searching for a magic potion that could turn objects into gold. तो नरेटर ने बता दिया कि रामनाथ एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड, एक बहुत बड़े ज़मींदार और बहुत पैसे वाले ज़मींदार का बेटा था। जब उस ज़मींदार की डेथ हुई तो उसके पापा ने, मतलब जो रामनाथ के फादर थे जिनकी डेथ हो गई, अपनी डेथ के बाद उन्होंने अपने बेटे रामनाथ के लिए बहुत बड़े बड़े लैंड यानी ज़मीन, खेती बाड़ी छोड़कर गए। लेकिन रामनाथ ने इन सब की वैल्यू समझी नहीं और वो सिर्फ क्या सर्च करता रहता था? मैजिक पोशन। क्योंकि हम सबको पता है कि उसके अकॉर्डिंग दुनिया में एक मैजिक पोशन है, यानी एक औषधि है, एक लिक्विड है, जिसके पानी को हम किसी भी चीज़ पर स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे, तो वो चीज़ गोल्ड यानी सोने में बदल जाएगी। और इस चीज़ के पीछे वो अपने बहुत सारे पैसे स्पेंड यानी खर्च करता रहता था और अपना वक्त और कीमती पैसे बर्बाद करता रहता था रामनाथ। फिर रामनाथ, ब्रैकेट में हमने लिखा है डिटरमिन्ड और पेसिंग, यानी वो बहुत दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था, और पेसिंग यानी बहुत स्पीड में ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो मैजिक पोशन कैसे और कहाँ मिलेगा। आई नो देयर इज अ मैजिक पोशन आउट देयर, आई जस्ट नीड टू फाइंड इट। तो रामनाथ बहुत डिटरमिन्ड होके खुद से बहुत दृढ़ निश्चय से कहता है कि मुझे पता है कि इस दुनिया में मैजिक पोशन यानी वो जादुई मैजिकल औषधि होती है, मुझे बस उसको ढूंढने की ज़रूरत है। मधुमती, जो कि उसकी वाइफ है, अब मधुमती बहुत वरिड यानी बहुत टेंशन में होकर और अप्रोचिंग रामनाथ यानी रामनाथ की तरफ चलकर जाती है और बहुत वरिड यानी बहुत टेंशन में होती है और बोलती है, रामनाथ, यू हैव स्पेंट सो मच मनी एंड टाइम ऑन दिस, विल बी विदाउट मनी सून। वो बहुत वरिड है और वो कह रही है कि रामनाथ, तुमने ऑलरेडी इस मैजिक पोशन के पीछे बहुत सारे पैसे और समय खर्च कर दिया है, एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग विदाउट मनी यानी बिना पैसों के रहेंगे, हमारे सारे पैसे ही खत्म हो जाएंगे। रामनाथ बोलता है रेजोल्यूट। रामनाथ बहुत रेजोल्यूट है, यानी उसने ये ठान लिया है कि जो मैंने सोचा है वो मैं करके ही रहूँगा, मैं अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटूँगा। तो रामनाथ बहुत रेजोल्यूट और बहुत कॉन्फिडेंस में बोलता है, आई कांट गिव अप मधुमती, आई हैव टू फाइंड इट। मैं गिव अप नहीं कर सकता मधुमती, यानी मैं हार नहीं मान सकता, मैं कोशिश करना स्टॉप नहीं कर सकता। आई कांट स्टॉप ट्राइंग, मुझे उसको ढूंढना ही है। किसको? आपके मैजिक पोशन को। यहाँ पर सीन 1 खत्म हो जाता है, मधुमती के घर पे रामनाथ और मधुमती की बातचीत हो रही है, वो सीन खत्म हो जाता है। अब हम हेडिंग देंगे सीन 2। अब सीन 2 क्या है? मीटिंग सेज महीपति। अब सीन 2 में जो रामनाथ है वो सेज महीपति से मिलता है। यस, उनकी मीटिंग, उनकी मुलाकात के बारे में हमको बताना है, तो हम लिखेंगे मीटिंग सेज महीपति। अब यहाँ पर नरेटर है, नरेटर वॉइस ओवर देता है यानी आवाज़ देता है। वन डे अ फेमस सेज named Mahipati came to their town. Ramnath approached him with hope. अब एक दिन बहुत फेमस सेज यानी साधु जिनका नाम महीपति था, वो उनके यानी रामनाथ और मधुमती के टाउन यानी छोटे से शहर में आता है। रामनाथ ने बहुत होप यानी बहुत उम्मीदों से उस सेज को अप्रोच किया यानी उस सेज के पास गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद सेज मुझे बता दे कि ये मैजिक पोशन कैसे बनता है या कहाँ मिलेगा। रामनाथ एक्साइटेड, अब रामनाथ बहुत एक्साइटेड है और किसके पास जाता है? सेज महीपति के पास, और कहता है, सेज महीपति, आई हैव हर्ड यू नो अबाउट द मैजिक पोशन, प्लीज टेल मी। तो वो कहता है कि सेज महीपति, साधु महीपति, मैंने सुना है कि आपको इस क्या नाम है मैजिक पोशन के बारे में मालूम है, तो प्लीज मुझे बताइए। सेज महीपति काम वाइज, अब सेज महीपति बिल्कुल एक्साइटेड नहीं, वो बहुत काम है, बहुत शांत है, बहुत पीसफुल है और वाइजली यानी बहुत समझदारी से जवाब देते हैं। यस, इन माई ट्रैवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो सेज कहते हैं कि हाँ, जब मैंने हिमालय पर्वतों पर ट्रैवल किया है, तब मुझे पता है, वहाँ से मुझे मालूम है कि इस तरीके का पोशन कैसे बनता है, लेकिन ये बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल काम है। रामनाथ ईगर, अब रामनाथ बहुत ईगर है, बहुत क्यूरियस है, बहुत जानने के लिए इच्छुक है कि नहीं भाई, आप तो मुझे बता दो, जैसे भी बने, जितना डिफ़िकल्ट है आप तो मुझे बताओ। टेल मी सेज, आई विल डू एनीथिंग।
प्लीज़ सेज, प्लीज़ साधु, मुझे बताइए कैसे बनता है ये मैजिक पोशन, आई डू एनीथिंग, मैं इसके लिए कुछ भी कर जाऊँगा। ओके, तो ये आपका सीन 2 हुआ जब रामनाथ सेज महीपति से मिलता है, उनकी मीटिंग के बारे में आपका सीन 2 खत्म होता है। आगे देखते हैं। अभी ये सीन 2 कंटिन्यूड है क्योंकि अभी महीपति की कुछ बातें जो उन्होंने बोलनी है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो अभी सीन 2 कंटिन्यू है। सेज महीपति इंस्ट्रक्टिव। अब सेज महीपति इंस्ट्रक्टिव होकर यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ नियम कायदे कानून बताते हैं, किसको? रामनाथ को, इस मैजिक पोशन को बनाने के लिए। प्लांट अ बनाना प्लांट and water it regularly with your hands. In winter, collect the morning dew from the leaves. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words and it will turn into a potion. तो वो कहते हैं कि प्लांट करो यानी उगाओ। क्या उगाओ? बनाना प्लांट उगाओ और उसको रेगुलरली यानी प्रतिदिन हर दिन उसमें पानी डालो, अपने खुद के हाथों से बिना किसी और की मदद लिए। और जब विंटर यानी जब सर्दियों का समय आएगा तो जो बनाना प्लांट की लीव्स, पत्तियों के ऊपर जो पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, जिसको हम ओस की बूंद या मॉर्निंग ड्यू कहते हैं, वो ड्यू उन पत्तियों से तुम विंटर सीजन में कलेक्ट करना। और कितना कलेक्ट करना? 5 लीटर्स, 5 लीटर ऑफ ड्यू तुम कलेक्ट कर लेना। और जब वो कलेक्ट हो जाए तो भर के एक बॉटल में मेरे पास ले आना। और जब तुम मेरे पास लेकर आओगे तो आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं उस पर कुछ मैजिक जादुई मंत्र वगैरह पढ़ूंगा और फिर वो जो ड्यू होगा वो किस में टर्न हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उस पोशन में, यानी वो जादुई पोशन, जादुई औषधि लिक्विड बन जाएगा। रामनाथ वरिड। अब रामनाथ ने ये बात सुन के बहुत वरिड हो गया, बहुत टेंशन में आ गया और कहता है बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक ईयर्स टू कलेक्ट दैट मच ड्यू। वो कहता है भाई विंटर सीजन में ही ओस की बूंदे यानी ड्यू ड्रॉप्स इकट्ठा या ऐसे दिखाई देती है हम लोगों को लीव्स में मॉर्निंग में, लेकिन जो विंटर है वो तो कुछ ही महीनों के लिए आती है और ऐसे तो 5 लीटर ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने में मुझे सालों लग जाएंगे। सेज महीपति एनकरेजिंग। अब सेज महीपति एनकरेज करते हुए यानी रामनाथ को मोटिवेट करते हुए, दिलासा देते हुए कहते हैं यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक बनाना प्लांट उगाओ, तुम जितने चाहो उतने बनाना प्लांट्स उगा सकते हो, लेकिन याद रहे कि तुम उनकी देखभाल खुद करो, ड्यू ड्रॉप्स अपने हाथों से खुद कलेक्ट करो, किसी की मदद तुम्हें इस चीज़ में, इस कार्य में नहीं लेनी है। तो यहाँ पर सीन 2 खत्म होता है। अब सीन 3 स्टार्ट होता है हम लोगों का। यहाँ पर रामनाथ हार्डवर्क। अब यहाँ पर रामनाथ दिखाते हैं रामनाथ को कि वो कितना हार्डवर्क करता है, कितनी मेहनत करता है अपने ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने में। तो यहाँ पे नरेटर का वॉइस ओवर आता है यानी नरेटर की आवाज़ आती है। Ramnath went home and after talking to Madhumati started cleaning his fields and planting rows of banana plants. तो रामनाथ घर जाता है और अपनी वाइफ मधुमती से बात करता है, डिस्कस करता है कि मैं सेज महीपति से बात करके आया हूँ और उन्होंने मुझे बता दिया है कि कैसे आपको ये मैजिक पोशन मिलेगा। और उसी टाइम उसने अपनी फील्ड, जो खेती बाड़ी, जो खेत वगैरह थे, उसकी फील्ड्स थी, ज़मीन थी, उन सबको क्लीन करना, साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसने रोज़ एंड रोज़ यानी बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें, लाइन्स ऑफ लाइन्स उसने बनाना प्लांट्स ग्रो करे। मधुमती जो कि बहुत सपोर्टिव थी, यानी मधुमती एक सपोर्टिव वाइफ थी, अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर रही थी। I'll help you रामनाथ, लेट्स वर्क टुगेदर। वो कहती है रामनाथ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो साथ में काम करते हैं। अब मधुमती का मतलब ये नहीं था साथ में काम करने से कि ड्यू ड्रॉप्स मैं कलेक्ट करूंगी, ये नहीं। मधुमती क्या करेगी, जो बनाना प्लांट्स ग्रो होंगे उसमें से जो बनाना फ्रूट निकलेगा वो मार्केट में जाके बेचेगी, ये वो कर सकती है। लेकिन जो सेज ने काम बोला है रामनाथ को कि तुम्हें वाटर खुद रेगुलरली देना है और ड्यू ड्रॉप्स खुद अपने हाथ से कलेक्ट करने, वो रामनाथ ही करेगा। मधुमती सिर्फ फ्रूट मार्केट में बेचने का काम करेगी। रामनाथ बहुत ग्रेटफुल होता है, ग्रेटफुल यानी थैंकफुल, यानी वो बहुत शुक्रगुजार है अपनी वाइफ मधुमती का कि वो उसकी इतना सपोर्ट कर रही है और मदद कर रही है। थैंक यू मधुमती, वी कैन डू दिस। थैंक यू मधुमती, हम ये बिल्कुल कर सकते हैं साथ में। अब नरेटर का वॉइस ओवर यानी नरेटर की आवाज़ आती है। दे वर्कड हार्ड and during the winter months collected the dew with great care. Over the years, they expanded their plantation and earned money from selling bananas.
अब दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत मेहनत करी और जब विंटर के मंथ्स यानी सर्दियों के मौसम आते थे तब वो ओस की बूंदें यानी जो ड्यू ड्रॉप्स होते थे बहुत ध्यानपूर्वक बहुत ग्रेट केयर के साथ क्या करते थे, कलेक्ट करते थे यानी कि इकट्ठा करते थे। और इस तरीके से कई साल बीतते चले गए। उन्होंने अपना प्लांटेशन यानी बनाना के प्लांट्स बढ़ाते चले गए और बनानास को मार्केट में बेच के उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, दोनों वाइफ हस्बैंड ने। अब आता है सीन 4। सीन 4 की हमने हेडिंग या नाम दिया है द रेवलेशन। अब ये वर्ड रेवलेशन का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज जो पहले आपको नहीं पता थी और अचानक आपको पता चलती है, यानी आपके सामने ये चीज रिवील होती है, यानी आपके नजरों के सामने आती है कि ओह अच्छा ऐसा था क्या, मैं तो कितनी बेवकूफ थी, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा ऐसा है, आज पता चला मुझे। तो जब कोई चीज़ आपके सामने रिवील होती है, सामने आती है और आप उसे देख के सरप्राइज हो जाते हो क्योंकि आज से पहले आपको वो चीज़ कभी पता नहीं थी, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं रेवलेशन। कि आज द रेवलेशन मतलब आज सामने चीज़ें रिवील होने का, सामने सच आने का दिन आ गया, ऐसा। तो अब आ गया रेवलेशन का दिन, यानी अब वो दिन आ गया था जिस दिन रामनाथ ने अपने ड्यू ड्रॉप्स 5 लीटर कलेक्ट कर लिए थे। अब उसे क्या रिवील होता है, उसे क्या पता चलता है, वो हम सीन 4 में देखेंगे। तो यहाँ पर नरेटर का वॉइस ओवर यानी आवाज़ आती है और वो कहते हैं आफ्टर 6 years रामनाथ फाइनली कलेक्टेड 5 liters ऑफ ड्यू एंड टुक इट टू द सेज। तो पूरे अब 6 सालों बाद रामनाथ ने फाइनली 5 लीटर ड्यू कलेक्ट कर लिया है और ये इस बॉटल को वो कहाँ लेके गया, सेज यानी साधु जो संत थे महीपति उनके पास। रामनाथ जब लेकर गया तो वो बहुत होपफुल था, यानी फुल उम्मीद से भरा था कि फाइनली उसका मैजिक पोशन आज उसे मिल जाएगा। और होपफुल होके वो सेज से क्या कहता है, हियर इज द ड्यू सेज प्लीज चैंट द मैजिक वर्ड्स। वो कहता है सेज साधु जी ये वो ड्यू ड्रॉप्स हैं, प्लीज इसके ऊपर अपने मैजिक वर्ड्स चैंट करिए, यानी इस पे अपने जादुई मंत्र पढ़िए। सेज महीपति स्माइलिंग चैंटिंग सॉफ्टली। तो सेज महीपति स्माइल करते हैं और धीरे धीरे चैंट करते हैं, यानी कि जादुई मंत्र पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं, ट्राई इट आउट, यानी वो रामनाथ को देते हैं और कहते हैं कि ये लो मैंने इस पर जादुई मंत्र पढ़ ली, इसको ट्राई करो, यानी इसका पानी किसी चीज़ पर स्प्रिंकल करो, छिड़को और देखो वो गोल्ड में चीज़ कन्वर्ट होती है कि नहीं। रामनाथ स्प्रिंकलिंग द ड्यू ड्रॉप्स ऑन कॉपर वेसल वेटिंग। अब रामनाथ ने एक कॉपर वेसल यानी कि एक तांबे के बर्तन पर, पीतल के बर्तन पर क्या किया उसने, कुछ वो वाटर ड्रॉप्स जो थे पोशन के वो स्प्रिंकल करे यानी छिड़के, और अब वो वेट कर रहा है बहुत उम्मीद में। नथिंग हैपेंड, दिस इज चीटिंग। रामनाथ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसको पूरी उम्मीद थी कि वो वेसल जो है, वो बर्तन जो है वो गोल्ड का बन जाएगा, लेकिन वो बहुत गुस्सा हुआ। वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ, ये तो मेरे साथ चीटिंग है, धोखा है, सेज आपने मेरे साथ धोखा किया। सेज महीपति काम। अब सेज महीपति बहुत काम है, बहुत पीस में है, बहुत सुकून में है, कुछ भी नहीं कर रहे, और वो उसकी वाइफ मधुमती से कहते हैं मधुमती प्लीज कम फॉरवर्ड, मधुमती थोड़ा सा आगे आओ। मधुमती कैरिंग अ बॉक्स ओपनिंग इट। अब मधुमती आगे आती है और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, वो उसको ओपन करती है। लुक रामनाथ, और वो अपने हस्बैंड से कहती है देखो रामनाथ। अब उसमें क्या होता है, लेट्स सी। रामनाथ एस्टोनिश्ड, गोल्ड कॉइन्स हाउ। रामनाथ बॉक्स के अंदर देखे एस्टोनिश्ड हो जाता है, यानी कि शॉक्ड हो जाता है, देख के हैरान हो जाता है। कहता है गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, हाउ, ये कैसे आए। सेज महीपति वाइज। अब सेज महीपति वाइज यानी बहुत समझदारी से कहते हैं there is no magic potion. Your hard work on the plantation and Madhumati's efforts in selling the bananas created this wealth. I played a trick on you to show you the value of hard work. तो वो कहते हैं रामनाथ से कि इस दुनिया में कोई मैजिक पोशन होता ही नहीं है, तुमने जो हार्डवर्क किया, तुमने जो मेहनत करी और बनाना प्लांटेशन उगाई, और उसके बाद जो फ्रूट बनाना था, तुम्हारी बीवी मधुमती ने बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत लगा के जो बनानास मार्केट में जाके बेचे, तुम दोनों की मेहनत की वजह से तुम लोगों ने आज ये वेल्थ, ये धन दौलत क्रिएट करी है यानी बनाई है। मैंने तुम्हारे साथ एक छोटी सी ट्रिक खेली यानी चाल चली, ताकि मैं तुमको समझा पाऊँ कि इस दुनिया में हार्डवर्क यानी मेहनत की कितनी वैल्यू है, कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं तुम्हें पहले ही बोल देता कि जादू वादू कुछ नहीं होता, अपनी खेती बाड़ी पे ध्यान दो, तो तुम मेरी बात कभी नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे मानो जैसे एक भूत सवार था कि नहीं मुझे तो मैजिक पोशन चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें एक सीख सिखाने के लिए, जीवन का एक पार्ट पढ़ाने के लिए ये ट्रिक खेली।
रामनाथ अंडरस्टैंडिंग, रामनाथ को फाइनली समझ आ गया और वो अंडरस्टैंड यानी समझ गया कि कितनी सही चीज समझाई है मुझे सेज ने। वो कहता है थैंक यू सेज, आई सी द विजडम इन योर वर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल वर्क इवन हार्डर। तो वो कहता है कि मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु सेज, मुझे आपके शब्दों में जो विजडम है, जो समझदारी की बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, वो अब सब कुछ समझ में आ गया है और अब से मैं अपनी खेती बाड़ी, अपनी फील्ड्स पर और ज़्यादा मेहनत करूँगा। लास्ट में नरेटर का वॉइस ओवर आता है, आवाज़ आती है, एंड सो Ramnath and Madhumati continued to work diligently, creating a prosperous and fulfilling life through their efforts. तो और फिर तब से जो रामनाथ था और जो उसकी वाइफ मधुमती थी, उन्होंने कंटिन्यूसली यानी रेगुलरली हार्डवर्क करना रखा, हार्डवर्क करते रहे, मेहनत करते रहे अपनी फील्ड्स पे, अपनी मेहनत को रोका नहीं और इससे वो बहुत प्रॉस्परस हो गए, यानी उन्होंने बहुत पैसे कमाए, बहुत वेल्थ यानी धन दौलत कमाई और एंड फुलफिलिंग लाइफ थ्रू देयर एफर्ट्स, और अपनी लाइफ की जो भी ज़रूरतें थी वो कैसे पूरी करते थे, एफर्ट्स लगा के यानी मेहनत करके। अब वो इस जादुई पोशन की बात को नहीं मानते। तो रेवलेशन हुआ ना रामनाथ के सामने, रामनाथ कोई चीज़ रिवील हुई, पता चली ना कि भाई कोई भी मैजिक पोशन जैसी चीज़ नहीं होती, लाइफ में हार्डवर्क करना पड़ेगा, शॉर्टकट्स नहीं ले सकते आप। और लास्ट में हमें ऐसा इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कर्टन क्लोज, क्योंकि जब थिएटर में सामने हम बैठते हैं, कोई शो चलता है, मूवी चलती है या कोई स्किट चल रही होती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है, पर्दे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से आप भी एक लाइन छोड़ के लिखेंगे ब्रैकेट्स में कर्टन क्लोजेस, यानी पर्दा गिर जाता है, दैट मीन्स आपका जो ये स्क्रिप्ट है, जो पूरा शो है, ये ख़त्म होता है। ओके, तो इस तरीके से आप लिखेंगे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द वेराइटीज ऑफ बनानास विच आर ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड ईटेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यू कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम वेबसाइट्स सच एज। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ें सर्च करने को दी है, आपसे बोला गया है कि बनाना तो हम सब खाते हैं, हमें पता है एक ही टाइप का बनाना होता है, लेकिन अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप के जो बनानास होते हैं, ये दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में खाए जाते हैं। ये अलग अलग पार्ट्स में ग्रो किए जाते हैं और फिर उनको कल्टीवेट किया जाता है, यानी इन बनाना प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, इनकी केयर करी जाती है, इनको फर्दर डेवलप किया जाता है और फिर अलग अलग टाइप के बनानास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में खाया जाता है। यानी हिंदुस्तान की अलग अलग जगह पे आपको सेम टाइप ऑफ बनाना नहीं दिखेंगे, कहीं का साइज़ अलग होगा, शेप अलग होगा। जैसे आम होते हैं, मैंगोज़ होते हैं, बादाम आम होते हैं, अल्फांजो मैंगोज़ होते हैं, तोतापरी मैंगोज़ होते हैं, अलग अलग वैरायटी के मैंगोज़ होते हैं। वैसे बनानास भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं जो अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में खाए जाते हैं। आप ये सब इन्फॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट से ले सकते हो, इन्होंने आपको ये वेबसाइट दी है, और नहीं तो आप इंटरनेट पर भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने आपको एक ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, रीड करते हैं हम ब्लू बनानास के बारे में। येलो बनानास तो हम सब खाते हैं और हमें पता है, लेकिन दुनिया में ब्लू तरीके का एक स्पेशल बनाना होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। There is a special kind of banana called the blue Java banana. This banana has got its name from its blue skin. It is also known as ice cream banana. Okay. As it is so creamy and tastes like ice cream. It is grown in Southeast Asia and Hawaii. These banana plants grow to a height of 15 to 20 feet. तो एक स्पेशल काइंड ऑफ, एक स्पेशल तरीके का भी बनाना होता है जिसका नाम है ब्लू जावा बनाना। आप देख सकते हैं ब्लू कलर का है। इस बनाना को ब्लू जावा बनाना ये जो नाम मिला है, ये इसीलिए मिला है क्योंकि जो इसकी स्किन है, जो ऊपर से जो उसका छिलका है, वो ब्लू कलर का है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि होता है आइसक्रीम बनाना। अब इसको आइसक्रीम बनाना इसलिए बोलते हैं क्योंकि खाने में जो इसका टेस्ट होता है बहुत क्रीमी होता है और आइसक्रीम जैसा इसका टेस्ट आता है, इसलिए इसको आइसक्रीम बनाना भी कहते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग पार्ट्स में और हवाई एक प्लेस है, वहाँ पर ग्रो किया जाता है। और इन बनानास की जो हाइट होती है, जो ऊंचाई लंबाई होती है, वो 15 से लेकर 20 फीट तक होती है। तो दिस इज़ अ ब्लू जावा बनाना, जिसको हम आइसक्रीम बनाना भी कहते हैं, और इस तरीके से वो दिखता है। तो एक स्पेशल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आज हमको सीखने को और पढ़ने को मिली। अब हमको क्या करना है, अलग अलग तरीके के जो बनानास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलते हैं उसके बारे में बताना है। ओके, द वेराइटीज ऑफ बनानास ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो अब आप अलग अलग वैरायटी के बनानास बता रहे हो और
मैंने उन साथ सब बनानास के नेम्स, उनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन और पिक्चर आपको दी हुई है, हम रीड करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले टाइप का जो बनाना होता है उसका नाम होता है रोबुस्टा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो इमेज देख रहे हैं ये रोबुस्टा टाइप का बनाना होता है, इसका नाम रोबुस्टा बनाना है। रीजन यानी किस रीजन, किस एरिया में ये उगाया जाता है, तो वाइडली ग्रोन इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के एरियाज में ये बनाना ग्रो किया जाता है। डिस्क्रिप्शन यानी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे बताएंगे। दिस इज अ पॉपुलर वेराइटी ड्यू टू इट्स हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। तो ये एक बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस वेराइटी ऑफ बनाना है और हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, मतलब इसमें डिजीजेस, कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी नहीं आते, बहुत दिनों तक ये फ्रेश रहता है। द बनानाज आर मीडियम साइज, ये जो बनाना की साइज़ है वो मीडियम साइज़ है, बहुत ना बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। थिक स्किन, बाहर से जो इनकी स्किन, जो इनका छिलका है काफ़ी मोटा रहता है। एंड हैव अ स्वीट टेस्ट, और टेस्ट में कैसा रहते हैं, ये मीठे रहते हैं। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट काइंड ऑफ बनाना, दैट इज रोबुस्टा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप ऑफ बनाना आपका है वो है ड्वार्फ कैवेंडिश। ड्वार्फ कैवेंडिश, इसकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं, ये वाली, ये पिक्चर है आपकी सेकेंड, ड्वार्फ कैवेंडिश, ये वाली, ये ग्रीन कलर के जो होते हैं। किस रीजन में ग्रो होते हैं, ये महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और वेस्ट बंगाल रीजन एरिया में ग्रो किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर इसका देखें, नोन फॉर इट्स शॉर्ट स्टैचर मेकिंग इट लेस ससेप्टेबल टू विंड डैमेज, द बनानाज आर मीडियम साइज विद अ स्मूथ टेक्सचर एंड स्वीट फ्लेवर। तो ये अपने शॉर्ट स्टैचर्स के जाने जाते हैं, यानी कि इसकी जो साइज होती है ना, इसे शॉर्ट होती है, छोटे छोटे से ही होते हैं इस तरीके से, और विंड डैमेज नहीं होता, यानी अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है, तूफान है, तो ये टूट के गिर नहीं जाएंगे, इसको विंड डैमेज नहीं होगा कभी भी। ये बनानास भी मीडियम साइज़ के होते हैं। टेक्सचर इसका स्मूथ है, यानी जब इसको टच करते हैं तो स्मूथ है, सॉफ्ट है, और टेस्ट में इसका फ्लेवर स्वीट यानी मीठा है। थर्ड टाइप ऑफ बनाना है पूवन। इसके पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, ये है आपका पूवन बनाना। ओके, दिस इज पूवन। ये किस रीजन, किस एरिया में ग्रो करे जाते हैं, कॉमनली कल्टिवेटेड इन केरला एंड तमिलनाडु। ये भी केरला और तमिलनाडु में ग्रो किए जाते हैं। अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात करी जाए, दिस वैरायटी हैज स्मॉल टू मीडियम साइज फ्रूट्स विद अ डिस्टिंक्टिव टेस्ट, दे आर पॉपुलर फॉर देयर फ्लेवर एंड आर यूज्ड बोथ फॉर ईटिंग फ्रेश एंड इन कुकिंग। तो ये टाइप का जो बनाना है ये बहुत स्मॉल साइज़ के भी आते हैं और मीडियम साइज़ के भी आते हैं। स्मॉल से मीडियम साइज़ इसकी साइज़ होती है और डिस्टिंक्टिव टेस्ट होता है, यानी थोड़ा डिफरेंट टाइप का इसका टेस्ट होता है। होता मीठा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये अपने फ्लेवर, अपने टेस्ट के बारे में जाने जाते हैं, और ये दोनों चीज़ों में काम आते हैं। ईटिंग फ्रेश यानी डायरेक्ट आप एज अ फ्रूट इसको डायरेक्ट रॉ खाओ, और कुकिंग में भी, खाने में भी ये काम आते हैं। लोग बनाना चिप्स बनाते हैं, बनाना की सब्जी भी बनाते हैं साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर भी ये बहुत इस कुकिंग में भी काम आता है। कौन सा, पूवन बनाना। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये रहा आपका नंबर फोर्थ टाइप ऑफ बनाना, रसथली, जिसको सिल्क भी कहते हैं। ये रहा आपका नंबर फोर्थ टाइप ऑफ बनाना, जिसको बोलते हैं रसथली। किस रीजन में ग्रो होता है, प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में ग्रो होता है। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करी जाए, नोन फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड स्वीट टेस्ट। ये जाना जाता है अपने यूनिक अरोमा के बारे में। अब अरोमा का मतलब क्या होता है, खुशबू, कि इसकी एक यूनिक, बहुत ही अलग ही टाइप की अरोमा, एक बहुत ही अलग ही टाइप की खुशबू है कि आप दूर से पहचान जाओगे या इसके आसपास रहोगे कि ये तो रसथली टाइप का बनाना है। और इसका बहुत टेस्ट क्या रहता है, स्वीट रहता है। द रसथली बनाना हैज़ अ थिन स्किन एंड इज़ हाईली वैल्यूड फॉर इट्स फ्लेवर। अब इसकी जो स्किन यानी जिसका छिलका रहता है बहुत ही थिन यानी बहुत ही पतला रहता है, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट टाइप का जो आपका बनाना है, नंबर फिफ्थ है, वो है नेंद्रन। अगर आप उसकी पिक्चर देखेंगे तो ये है नेंद्रन टाइप ऑफ बनाना। दिस इज योर फिफ्थ टाइप ऑफ बनाना। ये किस रीजन में ग्रोन होता है, मेनली ग्रोन इन केरला। सिर्फ मेनली कहाँ ग्रो होता है, ये केरला। इसके डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, ऑल्सो नोन एज केरला बनानास, इसको हम नेंद्रन बनाना तो कहते ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम है केरला बनानास। केरला बनानास के नाम से भी जाना जाता है।
These are large, thick-skinned and have a slightly sour taste when raw, but turn sweet upon ripening. अब ये वाले जो बनानाज होते हैं काफ़ी लार्ज होते हैं, यानी काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, थिक स्किन्ड यानी इनका बाहर से छिलका मोटा होता है, और स्लाइटली सावर यानी थोड़े से टेस्ट में खट्टे होते हैं, व्हेन रॉ यानी अभी ये जब ये पके नहीं होते हैं, अभी ये राइपन नहीं हुए हैं, जब ये पके नहीं होते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट में ये खट्टा होता है, और जब राइपनिंग हो जाती है यानी जब ये पक जाते हैं तब इसका टेस्ट अपने आप चेंज हो जाता है और वो स्वीट यानी मीठे बन जाते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड इन मेकिंग बनाना चिप्स। तो यूजुअली जो हम बनाना चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें कौन से टाइप का बनाना यूज़ होता है, नेंद्रन बनाना, जिनको हम केरला बनानास भी कहते हैं। तो बनाना चिप्स बनाने के लिए जो बनाना का यूज़ होता है वो नॉर्मल बनाना नहीं होता, वो नेंद्रन बनाना का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ योर बनाना, जो कि है मॉन्थन। अब ये जो आप बनाना देख रहे हैं ये आपका मॉन्थन बनाना टाइप है। किस रीजन में ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो दिस वैरायटी इज़ यूज मेनली फॉर कुकिंग। इसको मेनली कुकिंग यानी खाने पकाने में, सब्जी वब्जी इसकी बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। ये जो बनानाज होते हैं बहुत लार्ज हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, कलर में ग्रीन है जब रॉ होते हैं, यानी जब तक ये कच्चे होते हैं, पके नहीं होते तो इनका कलर ग्रीन रहता है। एंड आर ऑफन यूज्ड इन सेवरी डिशेज़। तो ये तो कुकिंग में यूज़ होता ही होता है, पर जिन डिशेज़ में सेवरी टेस्ट यानी सावर, सेवरी वर्ड्स कहाँ से आता है, सावर से। कुछ डिशेस खट्टी होती हैं, साउथ इंडिया में खट्टा सांभर वगैरह सब खाया जाता है, तो जो डिशेस सेवरी होती हैं यानी खट्टा जिनका टेस्ट चाहिए रहता है, तो उसमें ये वाला टाइप का बनाना जो होता है जिसका नाम मॉन्थन होता है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बनाना जो हमने देखा है अभी वो है आपका रेड बनाना। हमने येलो बनाना देख लिया है, ग्रीन बनाना देख लिया, ब्लू बनाना के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नए टाइप का बनाना जो इंडिया में उगाया जाता है वो है रेड बनाना। इस तरीके से ही दिखता है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये रेड कलर का बनाना होता है। हम सब ने आई डोंट थिंक सो खाया है कि नहीं खाया, देखते हैं कहाँ किस रीजन में ग्रो होता है। दिस इज ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, यहाँ पे ग्रो किया जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए, नोन फॉर इस रेडिश पर्पल स्किन, किस लिए जाना जाता है कि जो उसकी स्किन है, जिसका ऊपर से छिलका है, ये रेडिश पर्पलिश कलर का होता है, ऊपर से रेड पर्पल टाइप का इसका कलर होता है इसके छिलके का। द रेड बनाना इज स्वीट एंड क्रीमी। इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट मीठा रहता है, क्रीमी यानी खाने में अच्छा क्रीमी टेस्ट रहता है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हैज़ अ यूनिक फ्लेवर कंपेयर टू येलो बनानास। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स यानी इसमें न्यूट्रिएंट्स यानी बहुत एनर्जी गिविंग बनाना है ये, और अगर इसको हम कंपेयर करें, इसकी तुलना करें अगर हम येलो बनाना से, तो उससे ये अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है और बेटर है कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट 8th नंबर का जो आपको बनाना है वो है इलक्की बाले, जिसको येलक्की भी कहते हैं। इसकी अगर पिक्चर आप देखें तो ये है इसकी पिक्चर। ओके, ये कहाँ ग्रो होता है, कॉमनली ग्रोन इन कर्नाटका। तो ये कॉमनली सिर्फ कर्नाटका में ग्रो होता है। डिस्क्रिप्शन के बारे में देखें तो ये साइज में स्मॉल होते हैं और स्वीट होते हैं, टेस्ट इनका मीठा होता है, विद अ स्ट्रॉन्ग अरोमा यानी इनकी खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। एक सेकंड में अगर आप इसके आसपास रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये इलक्की बाले यानी येलक्की बनानास का टेस्ट मतलब आसपास है। दे आर ऑफन रेफर टू एज बेबी बनानास एंड आर पॉपुलर फॉर देयर टेस्ट। इसको बेबी बनानास भी कहते हैं क्योंकि साइज़ में ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इसलिए इसको हम बेबी बनानास भी कहते हैं, और अपने टेस्ट के लिए बहुत फेमस हैं, ये पॉपुलर हैं। नेक्स्ट हम नंबर 9 पर देखते हैं ग्रैंडे नेने। नेक्स्ट टाइप ऑफ बनानास कौन से हैं, ग्रैंडे नेने। ये आप जो इसकी पिक्चर देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इज ग्रैंडे नेने। कहाँ ग्रो होता है ये, वाइडली ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ये ग्रो होता है। और अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें, सिमिलर टू रोबुस्टा, जो हमने सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ बनाना पढ़ा था रोबुस्टा, ये बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता है, उसके जैसा ही इसका टेस्ट होता है, ये वैसा ही है। दिस वैरायटी इज नोन फॉर हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस। अगेन जैसे रोबुस्टा में कीड़े मकोड़े जल्दी नहीं लगते थे, बहुत दिनों तक बिना कीड़ों के ये चल जाता था, खराब नहीं होते थे, ये भी वैसा ही है, इसमें भी बहुत दिनों तक डिजीजेज या कीड़े नहीं लगते हैं। द बनानाज आर मीडियम टू लार्ज साइज विद अ स्वीट टेस्ट। ये बनानाज भी मीडियम साइज के होते हैं या थोड़े से लार्ज साइज के होते हैं और टेस्ट में स्वीट होते हैं, बिल्कुल रोबुस्टा बनानाज जैसे जो हमने फर्स्ट वैरायटी पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं हमारी कैटेगरी का लास्ट
टाइप ऑफ बनाना जो कि है 10th टाइप ऑफ बनाना, जिसका नाम है कर्पूरवल्ली, कर्पूरवल्ली टाइप ऑफ बनाना। और ये इसकी इमेज है जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर देख रहे हैं। ये किस रीजन में ग्रो होता है? ये भी तमिलनाडु और कर्नाटका में ही ग्रो होता है। अब आप बोलेंगे मैम हर टाइप ऑफ बनाना तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में ग्रो हो रहा है, तो यस इट्स अ साउथ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फ्रूट है, तो ये वहीं पर ही ग्रो होता है। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें, दिस वैरायटी हैज लार्ज स्लाइटली कर्व्ड फ्रूट्स विथ थिक स्किन। तो ये जो वैरायटी ऑफ बनाना है ये थोड़े से लार्ज होते हैं, साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड यानी स्लाइटली थोड़े से इस तरीके से मुड़े हुए रहते हैं, थोड़ा सा कर्व रहता है इनमें, विथ थिक स्किन, बाहर से जो इनकी स्किन, जो इनका छिलका है काफ़ी मोटा रहता है। द बनानाज आर नोन फॉर देयर एक्सीलेंट टेस्ट एंड अरोमा। तो ये जो बनानाज है इसका टेस्ट बहुत एक्सीलेंट, बहुत शानदार रहता है, और इसकी अरोमा जो इसकी खुशबू है वो भी बहुत अच्छी है। ओके तो यहाँ पर 10 टाइप्स ऑफ हमने बनानास के बारे में पढ़ा जो आज तक हमें कभी पता नहीं था, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कंज्यूम करे जाते हैं यानी खाए जाते हैं। लास्ट हमने ऐसा लिखा है एक पैराग्राफ अलग से, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ बनाना, ये अलग से पैराग्राफ है, और इसमें बताया गया है these varieties reflect the diverse cultivation practices and preferences across different regions of India, each offering unique flavors and characteristics। तो ये जो हमने अभी अलग अलग टाइप ऑफ बनानास के बारे में पढ़ा, इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, इससे क्या दर्शाया जाता है? इससे ये दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में यानी अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग एरियाज़ में कितना डाइवर्स कल्टीवेशन है, यानी कितना डिफरेंट तरीके से आप एक ही फ्रूट को ग्रो कर सकते हो। हमें तो बस ये पता है भैया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, भाई बी फॉर बनाना कितनी वैरायटी के होते हैं ये तो हमें पता ही नहीं थे, जो हमें आज पता चले। तो हमें पता चलता है कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लोगों की कितनी डिफरेंट प्रेफरेंसेज हैं, यानी पसंद, अलग अलग टाइप ऑफ चीज़ें लोग पसंद करते हैं। बनाना तो सब खाते हैं लेकिन अलग अलग टाइप का खाते हैं। यस, और कितनी वैरायटी है, और सब टाइप ऑफ बनानाज में अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग अरोमा यानी उनका फ्रेगनेंस है, और हर चीज़ अलग चीज़ में काम आ रही है। यानी कोई रॉ फ्रूट खाते हो, कोई किसी बनाना को कुकिंग में यूज़ हो रहा है, कोई बनाना जो है रेड कलर का है, कोई ब्लू कलर का है, किसी में न्यूट्रिएंट्स बहुत है, कोई बनाना चिप्स बनाने के काम आता है। तो सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी सब में अलग अलग क्वालिटी है, सब में अलग अलग एक फीचर है। ओके सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस 2 पार्ट्स में थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों पार्ट्स देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड यहाँ पे हमारे यूनिट 1 का जो फर्स्ट लेसन है अ बॉटल ऑफ ड्यू, वो पूरा कंप्लीट होता है। हमने उसका एक्सप्लेनेशन, समरी एंड 2 पार्ट्स में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट कर दिए हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको हमारे ई नोट्स, ई बुक्स मिलेंगे जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मेरा अगला वीडियो होगा हमारी नेक्स्ट पोएम के ऊपर होगा, उसका एक्सप्लेनेशन होगा, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।